गीता जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। ना जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। मनीष ने आवाज लगाई तो गीता जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से लगभग दौड़ती हुई ही बाहर आई। सॉरी मनीष, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, मनीष ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। गीता बुझे मन से वहीं मनीष को जाते हुए देखती रही। काश मनीष एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गीता अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की साफ सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी। उसने अपने आप को देखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सूनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए थे, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी थी। उसके सुंदर घने काले लंबे बाल जिससे कभी गीता को इतना प्यार था कि उसे घंटों संवारा करती थी और किसी को छूने नहीं देती थी। आज उनका इस तरह सिखरा बंधा जूड़ा देखकर बहुत तकलीफ हुई। आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। गीता का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा था जिसमें गीता की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपने पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था। उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो वर कर ले जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह न जाने कब और कहाँ खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे गीता तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ होकर भी कुछ न होने का कांटा सा चुभने लगा था। तभी फोन की घंटी गीता को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा, मनीष की फोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में गीता, क्या कर रही थी? जी अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर मनीष ने फ़ोन काट दिया। गीता कुछ देर फ़ोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसके रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लो तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो मनीष थे। गीता को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? गीता, नहीं तो आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ बैठना तो नहीं है ना, फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? मनीष कहते हुए रूम में चला गया। गीता समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जूड़ा बनाकर कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद गीता डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाले लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का ना जाने क्या क्या चर्चा का विषय बन गया। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं करने देना चाहिए, वह घर में ही काम करते ठीक लगती हैं। तभी मनीष ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता था। घूंघट करके जब औरतें रहती थी घरों से बाहर नहीं जाती थी और जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मान लेती हैं। आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या ज़रूरत है यह सब महिला सशक्तिकरण का नाटक करने का? फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज गीता को मनीष के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया हो। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे मनीष, और तुम्हारे इन मित्रों के भी।
तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं? काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं जो 20 हड्डियों के साथ टूटने के बराबर होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया है। तुमने कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया? अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस पर दानव की तरह टूट पड़ते हो। हम तो ऐसा नहीं करते अकेले पुरुष देखकर। तुम पुरुष कहीं भी अपनी पैंट खोलकर लघु शंका करने के लिए खड़े हो जाते हो, और दोष हम औरत पर है कि हम समाज को दूषित कर रहे हैं। अगर यह कहें कि हमारा तन मन हमारा है, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जिसे चाहें दें, तो समाज और मर्यादा का उल्लंघन है। सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती हैं, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरों का घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर पीर पैगंबर जनती हैं। फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नरक का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना सहना सिखाया जाता है। जहाँ उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज उठाई, मार दी जाती है। अपने वात्सल्य और छाती से जीवन सींचती है, और उसी छाती के कारण तुम जैसे लोगों की गंदी नजरों का शिकार होती है। उसे तार तार कर अपमानित कर सड़कों पर फेंक देते हो। जिससे प्रेम करती है उस पर आंखें बंद कर भरोसा करती है, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग इसी का स्वांग रचकर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता, तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचार वाले लोगों के बीच खड़े होने में मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए गीता लॉन की खुली हवा में सांस लेने चल दी। मनीष और उसके मित्र वहीं सर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया हो और वह आईने में अपना ही चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।